जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग आज स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अवकलन का उपयोग किस तरह से किया जाता है। जितने भी मेथड हम लोगों ने अभी तक अवकलन के सीखे हैं वो सब अब यहाँ पे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। इस चैप्टर में आपके पास सबसे पहले दो राशियों में परिवर्तन की दर हम किस तरह से ज्ञात करते हैं और टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण आप किस तरह से निकालते हैं। इसी के साथ मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप किस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ये सब हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो राशियों में परिवर्तन की दर किस तरह से ज्ञात की जाती है, या जिसको कि हम बोलते हैं मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटीज़। तो देखिए आप, जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं या चेंज की बात करते हैं, इसका मतलब कि वहाँ हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही है आपका कि जब दो राशियों में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दर को हम डिफरेंशिएशन या अवकलन के थ्रू निकालते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या है, y जो क्वांटिटी है इसमें x के सापेक्ष जो भी परिवर्तन हो रहा है ये हम dy बाई डी एक्स से लिखते हैं। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले चीज़ हमारे पास है, अगर हमें यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ दी हैं, जैसे अगर हम बात करें इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास A और B। अब A से B तक का जो डिस्टेंस है ये आप अगर कवर करते हैं तो देखिए एक राशि आपके पास डिस्टेंस हो गई, दूसरी राशि हम इसमें ले सकते हैं कि कितना टाइम इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको लगा। तो देखिए आप डिस्टेंस जो है उसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है आपका, ये यानी दूरी में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, हम समय के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो ये आपका अवकलन के थ्रू दिखाया जाएगा। इसी के साथ आप देखिए कि अगर हम यहाँ ds बाई डी टी लिखते हैं तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि वेग जो है या वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष ये आप वेलोसिटी से निकालते हैं, और अगर वेलोसिटी में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम एक्सेलरेशन या त्वरण से निकालते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएशन के थ्रू सीखेंगे कि किस तरह से ये दो राशियों में आपका जो डिफरेंस आ रहा है या चेंज हो रहा है ये किस तरह से होगा। तो आप देखिए सबसे पहले इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए जब हम गुब्बारे की बात कर रहे हैं तो गुब्बारा कैसा है, शेप इसका कैसा है, ये गोलाकार है, मतलब ये गोले का यहाँ पे आयतन की हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ आप देखिए इन्होंने बोला है कि त्रिज्या जो है वो इसकी परिवर्तनशील है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट आपको सीधे सीधे बताया ही है कि जो गुब्बारा है उसके आयतन में आपको परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, वो भी किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले माना गुब्बारे की त्रिज्या हमने यहाँ 8 सेंटीमीटर सपोज कर ली है। अब हम यहाँ गुब्बारे का आयतन देखते हैं। तो गुब्बारा क्योंकि गोलाकार है मतलब गोले का आयतन यहाँ पे लगेगा, तो गुब्बारे का आयतन इसको हम V से डिनोट कर देते हैं। आयतन वॉल्यूम को हम V से डिनोट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि गुब्बारे को उसकी त्रिज्या के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन निकालना है। तो त्रिज्या के सापेक्ष मतलब dV बाय डी आर हमको निकालना है। ये देखिए आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। तो r के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज रहेगी। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, d बाई डी आर आर क्यूब का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर। 3 से 3 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आपका जो आयतन में परिवर्तन की दर है dV बाई डी आर ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब आप देखिए ये दर हमें कब ज्ञात करनी है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मतलब 10 सेंटीमीटर पे इसके आयतन में क्या चेंज हुआ होगा हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख देंगे। तो देखिए r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर
रखने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, dv/dr इक्वल्स टू 4 पाई tan का स्क्वायर, और tan का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी हमारे पास आ गया 400 पाई। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम आयतन या रेडियस की इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट आएगी अब साथ में, जो इकाई हम जो लिखते हैं वो। तो देखिए वॉल्यूम जो है या आयतन जो है ये हमेशा घन में यानी क्यूबिक यूनिट होता है। तो देखिए इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी घन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ये देखिए त्रिज्या आपको सेंटीमीटर में दी है और वॉल्यूम इसका घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं हम, तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर इसका आयतन में परिवर्तन की दर हमने ज्ञात कर ली है। ये आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों, अभी हमने गुब्बारे वाला एक क्वेश्चन किया था, मतलब हमने स्फीयर पे बेस्ड क्वेश्चन किया था। अब ये आपका एक क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये हम देखते हैं, एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब घन की कोर 10 सेंटीमीटर लंबी है तब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ हम एक घन यानी एक क्यूब की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें इन्होंने क्या दिया है कि जो घन की कोर यानी घन की भुजा या जिसे हम बोलते हैं साइड ऑफ क्यूब जो है वो 7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब आप ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, वो साइड का मेजरमेंट नहीं है, वो जो साइड में चेंज हो रहा है आपका जो परिवर्तन हो रहा है वो दिया हुआ है। और जब भी हम परिवर्तन या चेंज की बात करते हैं इसका मतलब कि हमको यहाँ क्या दिया है, इन्होंने घन की जो कोर है इसमें परिवर्तन की दर दी है। देखिए आप, सबसे पहले हम माना घन की कोर हमने ले ली a सेंटीमीटर, यानी हमने जो साइड ऑफ क्यूब है उसको a सेंटीमीटर ले लिया है। अब हम घन का आयतन देखते हैं। घन का आयतन जिसको कि हम v से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास, साइड का क्यूब, तो v इक्वल्स टू a क्यूब आ गया। अब देखिए आप, दिया है घन की कोर में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, देखिए dA/dt। ये हमें कैसे पता कि समय के सापेक्ष है, क्योंकि ये जो 7 दिया है इसकी यूनिट देखिए आप क्या दी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dA/dt हमको गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद अब ये जो आयतन दिया है इसको हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो हमें मिल जाएगा dV/dt। कितना आ जाएगा यहाँ से, 3a² dA/dt। तो देखिए ये हमने आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाल ली है। अब देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास dA/dt की वैल्यू कितनी दी है, 7, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 3a² 7। ये देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, dV/dt इज 21a²। अब आप देखिए a यानी घन की जो भुजा है कोर, इन्होंने बोला है कि जब घन की कोर 10 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब आपको a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 एंड 10 का स्क्वायर। चूँकि हमें ये दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आयतन में समय के सापेक्ष जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो गई आपकी, 2100। और फिर इसके बाद हम इसकी यूनिट अप्लाई करेंगे, तो यूनिट देखिए घन सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। ये आपकी समय के सापेक्ष आयतन में वृद्धि की दर निकल आई है। तो देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जब हम dy/dx निकालते हैं तो dy/dx पॉजिटिव होगा आपका, धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा। तो ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड करता है आपका कि dy/ds देखिए आप, जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब कि जो dy/dx है ये ग्रेटर देन 0 हम लेंगे, इसको धनात्मक लेंगे। और जब रेट ऑफ चेंज जो है वो आपका निगेटिव होता है तब हम dy/ds को नेगेटिव साइन के साथ ही लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा और नॉर्मल को हम अभिलंब कहते हैं। तो बेसिकली जो ये टेंजेंट और नॉर्मल हैं ये हैं क्या, ये तो स्ट्रेट लाइन ही होती हैं। आपका जो आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो आपने पढ़ा है, सरल रेखा, तो टेंजेंट और नॉर्मल जो है ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। तो इस पे आपका जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे वो स्ट्रेट लाइन वाले ही होंगे जो हम लोग वहाँ पे पढ़कर आए हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि टेंजेंट या स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हम किस तरह से निकालेंगे। डेरिवेटिव को ही हम प्रवणता से शो करते हैं, यानी dy/dx जो है, अगर हमें किसी बिंदु पर
किसी वक्र की या कर्व की हमें टेंजेंट निकालनी है, इसका मतलब कि हमें उस बिंदु पर वक्र की प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी हमको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। और dy बाई डी एक्स के साथ ही अगर हमें कोई बिंदु दिया है कि हमें इस बिंदु पर निकालना है, यानी आपको dy बाई डी एक्स निकाल के ये बिंदु इसमें रखना पड़ेगा। तो देखिए आप प्रवणता जो है ये आपकी dy बाई डी एक्स हो जाएगी, और जो अभिलंब यानी नॉर्मल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। क्यों होगा ये -1 अपॉन dy बाई डी एक्स? देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी दो सरल रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास दोनों के जो स्लोप हैं उनके बीच में क्या कंडीशन आती है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है, यानी एक की प्रवणता दूसरे के निगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह से जो प्रवणता हमारे पास है dy बाई डी एक्स, ये स्पर्शरेखा की प्रवणता होगी, और जो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स है ये आपका अभिलंब की प्रवणता होती है। अब आप देखिए ये आपको कर्व के थ्रू भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि आपके पास में ये वक्र बना हुआ है जिसपे एक स्पर्श रेखा हमने ली है और इसी के साथ एक अभिलंब लिया है। इसमें जब भी हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स रेखा हमारे पास दी हुई है, x की धन दिशा में थीटा कोण बनाएगी, यानी पॉजिटिव साइड में जब भी x एक्सिस से एंगल बनेगा तब हमारे पास जो इसकी प्रवणता होती है वो m इक्वल्स टू टेन थीटा होती है, एंगल जब दिया रहता है। अदरवाइज यहाँ पे हमें सिर्फ इस चैप्टर में डिफ्रेंसिएशन के थ्रू ही प्रवणता निकालनी है। तो देखिए आप इसमें कुछ केसेस हैं, ये केसेस हम देख लेते हैं। उससे पहले आप फॉर्मूलाज देखिए, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं है, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी है 11th क्लास में, वो ही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो देखिए बिंदु हमारे पास दिए हैं x0 y0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y माइनस y0 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स x माइनस x0। ये आपका स्पर्श रेखा या टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। इसी के साथ जब हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो देखिए आप y माइनस y0 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स x माइनस x0, जहाँ x0 और y0 क्या है, ये पॉइंट है, और स्लोप आपका -1 अपॉन dy बाई डी एक्स अभिलंब का है। तो ये आपके दोनों समीकरण हो गए। इसी के साथ आप कुछ केसेस देख लीजिए। केसेस में यदि टेंजेंट x अक्ष के समांतर है तो स्लोप या प्रवणता जो है वो शून्य हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए आप tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास स्पर्श रेखा का जो समीकरण आएगा वो ये देखिए आप y इक्वल्स टू y0 आ रहा है। सेकंड केस में यदि थीटा π/2 है, यानी एंगल अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो स्पर्श रेखा x अक्ष पर अगर लंब है तब y अक्ष के समांतर हो जाएगी ये रेखा आपकी, तब स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा x इक्वल्स टू x0। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको वक्र की इक्वेशन दी है और पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं बिंदु 1, 3। इसके साथ हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण देखे थे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए कि हमें इनकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, दिए गए वक्र की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब प्रवणता निकालना है, तो प्रवणता मतलब हमें क्या करना है यार, dy बाई डी एक्स इसका निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, और ये प्लस 5 जो है ये आपका कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रवणता यहाँ पे आ गई है। अब आप देखिए प्रवणता के लिए हमें बिंदु भी दिए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वक्र की प्रवणता यानी dy बाई डी एक्स दिए गए बिंदु 1, 3 पर। तो इसको किस तरह से लिखते हैं हम, देखिए आप dy बाई डी एक्स x और y की जगह यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 और 3, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये हम यहाँ पे x की जगह 1 यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चे, 4 1 का क्यूब माइनस 18 1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स यानी प्रवणता जो है वो कितनी आ जाएगी, 2। अब ये जो प्रवणता है ये हम इक्वेशन जब बनाएंगे तो वहाँ पर इसको पुट करेंगे। तो ये देखिए अब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी आपकी, और इसी के साथ हम अभिलंब की प्रवणता भी लिख लेते हैं।
ये क्या हो जाएगी आपकी -1/2, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है -1/dy/dx, तो ये -1/2 अवलंब की प्रवणता आ गई। और ये जो है ये आपके पास में स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब इसी के साथ हम इनके समीकरण बनाते हैं। तो देखिए आप बिंदु 1, 3 के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण हम निकालेंगे। तो देखिए आप फॉर्मूला हमारे पास होता है y - y0 = dy/dx x - x0। तो x0 और y0 की जगह हमें ये पॉइंट दिए हैं। तो देखिए y - 3 और dy/dx हमारे पास कितना आया था, 2 आया था। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आई थी dy/dx आया था, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये 2 हो गया और साथ में x - 1। तो ये देखिए इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये y - 3 = 2x - 2 y - 2x, और इस 2 को अगर हम इधर लाते हैं तो -1 मिल जाएगा। तो ये आपके पास में स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब जो है हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो देखिए बिंदु 1, 3 पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y - y0 की जगह 3 = अब जो अभिलंब की प्रवणता हमने निकाली है -1/2 वो हम यहाँ रखेंगे, और x - 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो 2 है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2y - 3 = -x + 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 2y - 6 = -x + 1, 2y + x, ये 1 को अगर मैं इधर लाऊं तो -7 = 0। ये आपका अभिलंब का समीकरण आ गया है। तो इस तरह से हमारे आंसर आ गई। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, वक्र y = √4x - 3 - 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें बिंदु हमें दिए हुए थे, यहाँ हमें बिंदु निकालने हैं और प्रवणता दी हुई है। तो देखिए आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दिया गया वक्र हमारे पास y = √4x - 3 - 1 है। सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालते हैं। तो आ जाएगी dy/dx = 1/2 √4x - 3 इंटू 4x का करेंगे हम तो 4 आ जाएगा, और ये 0 हो गया। अब आप देखिए इसको इससे कैंसिल करिए तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी हमारे पास प्रवणता कितनी आ गई 2/√4x - 3। ये हमारे पास इसकी प्रवणता आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें दी हुई है, यानी 2/3 हमें dy/dx दिया है। तो ये जो प्रवणता है इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2/√4x - 3 = 2/3, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए आपके पास आ जाएगा √4x - 3 = 3। दोनों ओर वर्ग अगर हम करें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। देखिए 4x - 3 = 9। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 12। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो देखिए बिंदु ज्ञात करने का मतलब ये है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमने ये 3 निकाल ली है। इसी के साथ अब हमें y चाहिए, तो y के लिए जो वक्र की इक्वेशन आपको दी है इसमें आप ये x का जो मान है इसको आप रख दीजिए। वक्र में x = 3 रखने पर ये हो जाएगा आपका y = x की जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 4 × 3 -3 -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 - 3 -1। 12 - 3 यानी आपका कितना हो गया 9, और 9 को स्क्वायर रूट से आप बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा हमारे पास। तो 3 - 1 यहाँ आएगा, या हम लिख सकते हैं y = आपके पास आ गया 2। तो देखिए आप इस तरह से जो अभीष्ट बिंदु है हमारे पास वो निकल आए x = 3 और y = 2। तो देखिए बच्चों अब हम अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू या सन्निकट मान किस तरह से निकाला जाता है अवकलन के द्वारा, ये हम सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले देखिए आप ये क्वेश्चन, √36.6 का सन्निकट मान अवकलन के द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका हमें सन्निकट मान या अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालना है वो हम x सपोज करते हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1/2 की पावर है, तो हम यहाँ y = √x सपोज करेंगे। अगर यहाँ रूट के बजाय हमारे पास
कोई और पावर होती जैसे 1/3, 1/9, तो हम यहाँ पे x to the power 1/3 या 1/9 ही सपोज करते। तो आप देखिए y इक्वल्स टू हमने अंडर रूट एक्स सपोज किया यहाँ पे। अब इस x की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे 36 और ये डेल्टा एक्स। बेसिकली क्या है देखिए 36.6 को हम 36 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। तो x और उसमें डेल्टा एक्स का मतलब कि x में जो थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, स्मॉलर चेंज, वो हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए x इक्वल टू 36 ले लिया हमने और डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 0.6। अब देखिए आप फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो है डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब देखिए x प्लस डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास 36 प्लस 0.6 माइनस इस अंडर रूट एक्स की जगह हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 36। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36.6 और ये जो अंडर रूट 36 है ये बन गया आपके पास में 6। अब आप देखिए हमको वैल्यू बेसिकली किसकी चाहिए, इसकी चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा रूट 36.6 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 6। डेल्टा वाई को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो ये देखिए आप डेल्टा वाई प्लस 6 आ गया। अब डेल्टा वाई या डी वाई ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, मतलब या तो हम डेल्टा वाई लिख सकते हैं या हम इसको डी वाई भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे डी वाई यानी हमें डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलती है डी वाई बाई डी एक्स में जो चेंज हो रहा है यानी डी एक्स डेल्टा एक्स उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा आपको। वाई हमारे पास हमने रूट एक्स लिया था, तो यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा रूट एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.6 है, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब आप देखिए ये रूट एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 रूट एक्स इंटू 0.6। ये देखिए रूट एक्स की जगह हम यहाँ फिर 36 लिख देंगे। 36 का जो हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 0.6/2 इंटू 6 यानी डी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.05। ये हमारे पास डी वाई या डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई है, तो जिसको कि हम ये जो आपका समीकरण है इसमें पुट करेंगे। तो आप देखिए 0.05 अगर मैं यहाँ डेल्टा वाई की जगह रखती हूँ तो 0.05 और अंडर रूट 36.6 माइनस 6। इस इक्वेशन 1 में मैंने इसका मान रख दिया है। यहाँ से आप देखिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 36.6 को इधर कर लिया मैंने और 0.05 को 6 के साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6.05 आ जाएगा, जो कि हमने अवकलन के थ्रू निकाला है। तो देखिए आप अंडर रूट 36.6 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6.05 आ गया है, ये आपका आंसर है। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि दो राशियों में परिवर्तन की दर हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए यहाँ पे, और इसी के साथ ही अवकलन का प्रयोग करके सन्निकट मान या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा है। और अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।